नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों का अध्ययन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़े गए संग्राम का इतिहास है। यह अंग्रेजी शासन की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा संचालित एवं संगठित आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र का या राष्ट्र की अस्मिता के लिए चलाया गया आंदोलन। यह आंदोलन किसी देश के निवासियों द्वारा राष्ट्र में संचालित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुलाम उपनिवेशों के निवासियों द्वारा लंबे समय तक संचालित किया गया संघर्ष है। इस आधार पर भारत में भारतवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए एक लंबे समय तक संचालित किया गया संघर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण 16वीं सदी के विश्व इतिहास में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के उच्चतम बिंदु पर था। भारत की इस आर्थिक संपन्नता से संपूर्ण विश्व प्रभावित था और इसी आर्थिक संपन्नता की चकाचौंध से प्रभावित होकर सर्वप्रथम अंग्रेज भारत में व्यापारियों के रूप में आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर अनेक पुर्तगाली, डच, फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों को पराजित कर भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तत्पश्चात देश की राजनीतिक दुर्बलताओं का लाभ उठाकर शक्ति और राजनीति के खेल द्वारा भारत के शासक बन गए। सन 1757 के प्लासी युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन आरंभ हुआ। उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। अंग्रेजों ने उसे पराजित कर बंगाल की शासन सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया। धीरे धीरे समस्त भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया और छोटे बड़े सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए। अंग्रेज शासकों ने भारतीयों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर प्रकार से शोषण आरंभ करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति अत्यधिक घृणा उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि भारतीय राजनीति दृष्टि से तो पराधीन हो गए थे, परंतु भारतवासियों की आत्मा पराधीनता के बेड़िया काटने के लिए व्यग्र हो गई। इस प्रकार 19वीं सदी के भारतीय इतिहास में एक नया युग का सूत्रपात हुआ, जिसे राष्ट्रीय जागरण का काल कहा जाता है। पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क, धर्म सुधार आंदोलन, अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रियावादी दमन एवं शोषण नीति ने भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण की भावना को जन्म दिया और इसी भावना के फलस्वरूप भारतीयों ने सर्वप्रथम 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के समूल उन्मूलन के उद्देश्य से सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाया, जिसे अंग्रेजों ने निर्ममता से कुचल दिया। इससे भारतीय जनता का
निर्ममता से दमन किया गया और जिसका विपरीत प्रभाव पड़ा। भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति और अधिक कटुता और घृणा के भाव उत्पन्न हो गए। इतिहासकारों का मानना है कि सन 1857 की आग तो बुझ गई थी, किंतु राख का ढेर शेष था। उस राख के ढेर के नीचे ही राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारियां धीरे धीरे सुलग रही थी और यही चिंगारियां कुछ वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के शोले बनकर भड़क उठी। यह राष्ट्रीय जागृति एक नहीं अनेक कारणों का परिणाम थी। अतः भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण एक नहीं अनेक थे, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। सन 1800 का स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं उसका परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से अधिक था। यह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, परंतु ब्रिटिश शासन ने जिस अमानुषिक ढंग से विद्रोह का दमन किया, गांव के गांव उजाड़ दिए, निर्दोष व्यक्तियों को जान से मार दिया, इस प्रकार के अत्याचारों से जनता का असंतोष और अधिक बढ़ गया और उनमें ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा की और भावना बढ़ गई और बदले की इस भावना ने राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। भारत में राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन के उदय एवं उसे गति प्रदान करने में भारत में हुए 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का मुख्य योगदान है। 19वीं सदी के आरंभ में भारत में धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अंधविश्वासों और कुप्रथाओं ने अपना पूरा जाल बिछा दिया। परिणामस्वरूप भारतीय समाज पूर्णतः अंधकार की ओर आगे होने लगा। ऐसे में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की और समाज से बुराइयों को निकालने का प्रयास किया। इन्हीं आंदोलनों का यही प्रयास भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति की नींव रखने में कारगर सिद्ध हुआ। इन प्रमुख सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रमुख है। ब्रह्म समाज ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जागृति का कार्य आरंभ किया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी तथा औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन 30 जनवरी 1830 को किया गया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की कुरीतियों का उन्मूलन करने का भरसक प्रयास किया। रॉय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से सती प्रथा, बाल विवाह आदि के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति नामक 3 प्राकृतिक अधिकारों में भी विश्वास जताया। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर पर्याप्त बल दिया, जमींदारी प्रथा का विरोध किया और वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। ब्रह्म समाज एक धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था जिसने भारत में राष्ट्रवाद की नींव रखी। दूसरा, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई। इसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे, R.J. भंडारकर, N.G. चंद्रावरकर थे। इनका मुख्य कार्यक्रम समाज सुधार था। तीसरा, आर्य समाज।
आर्य समाज एक ऐसा सुधार आंदोलन था जिसने भारत में राष्ट्रीय जागृति को गति प्रदान की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की। दयानंद पूर्ण रूप से वेदवाद के संदेशवाहक थे। उन्होंने वेदों के माध्यम से समाज में सुधार लाना चाहा। उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, इस नारे के माध्यम से वे राष्ट्रीय एकता का संचार करना चाहते थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से स्वराज का आदर्श प्रस्तुत किया और कहा कि विदेश राज्य से चाहे वह कितना ही अच्छा हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही बुराइयों अच्छा होता है। दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति इतना गहरा अनुराग था कि वे उसके लिए तड़पा करते थे। उन्होंने कहा, भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक तथा सामाजिक जागृति नहीं बल्कि राजनीतिक जागृति और स्वदेशी के आदर्श के प्रति प्रेम जागृत किया। रामकृष्ण मिशन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। उनके मेधावी शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके समाज सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। रामकृष्ण मिशन की तरह ही स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का गौरव चित्रण जनता के सामने प्रस्तुत किया। 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और अपनी ओजस्वी वाणी और तर्कपूर्ण शैली से सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म में सांप्रदायिक संकीर्णता और धर्मांधता का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ही विश्व धर्म है। उन्होंने पराधीन भारतीयों को अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति गर्व करना सिखाया। उन्होंने भारतीयों को अपनी मातृभूमि की पूजा करना सिखाया। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावात्स्की और H.S. अल्कॉट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की थी। भारत में इसके विचारों का प्रसार का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। उन्होंने यह आंदोलन तिलक के सहयोग से संचालित किया। 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग का एनी बेसेंट द्वारा उद्घाटन किया गया और उन्होंने यह आंदोलन तिलक के सहयोग से संचालित किया। इसका लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना था। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का तीसरा कारण मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। विभिन्न मुस्लिम सुधारवादी आंदोलनों ने भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में सहयोग दिया। सैयद अहमद बरेलवी ने अरब के बहावी आंदोलन का संदेश भारत में प्रसारित किया और लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत की। इसी प्रकार सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का संचालन किया। सर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित किया। उनके विचार राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे। नेक्स्ट कारण है ब्रिटिश शासन की दमनात्मक नीति। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात नवंबर 1858 में अधिनियम सत्ता हस्तांतरण तथा भारत के श्रेष्ठतम शासन हेतु कानून के आधार पर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर भारतीय शासन अपने हाथ में ले लिया और कहा कि भारत में एक उदार और श्रेष्ठ शासन की स्थापना का प्रयास किया जाएगा। किंतु अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय जनता पर लगातार अत्याचारों का सिलसिला जारी रहा और 1857 की क्रांति के पश्चात तो अंग्रेजों की दमनात्मक नीति और प्रबल हो गई और भारतीयों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाने लगा। इसी बीच 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का विवस्त्रय बनकर आया और उसने एक दमनात्मक और अत्याचारी शासक के रूप में कार्य करना आरंभ किया। इसकी कार्यशैली ने भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति असंतोष की लहर पैदा कर दी। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भारतीय जनता के साथ मुख्य रूप से जो कार्य किए गए, जिनमें भेदभाव और अत्याचार के आधार पर कार्य किए, उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। दिल्ली का विशाल दरबार। 1877 में दक्षिण भारत भयंकर अकाल महामारी से जूझ रहा था। ऐसे में भारतीय जनता सरकार से अकाल राहत की उम्मीद कर रही थी।
उसी समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य घोषित किया गया और इस खुशी में लॉर्ड लेटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में शानदार भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें काफी धन पानी की तरह बहाया गया। अंग्रेजों द्वारा शान शौकत पूर्ण दरबार में जश्न मनाया गया। एक और इस भव्य दरबार में भारतीय जनता को काफी दुखी किया तो दूसरी ओर भारतीय जनता को अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए भी प्रेरित किया। दूसरा कार्य, इंडियन सिविल सर्विस की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष की गई। 1876 में भारतीय मंत्री द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिसके पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को इस परीक्षा से वंचित करना था। भारतीयों द्वारा इस घोषणा का जगह जगह विरोध किया गया और भारत में एकता को बल मिला। तीसरा कार्य, वर्नैक्युलर प्रेस अधिनियम। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भारत में प्रेस का काफी विकास हो चुका था। समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के कुकृत्यों को भारतीय जनता के समक्ष रखा जाने लगा, परंतु लिटन ने 1878 में प्रेस को प्रतिबंध करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया, जिसके माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। परिणाम स्वरूप भारतीयों द्वारा इसका घोर विरोध किया गया। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे गैंग एक्ट अर्थात मुंहबंद करने वाला एक्ट बताकर इसका विरोध किया। विरोध के परिणाम स्वरूप लॉर्ड लिटन के बाद बने भारत के वायसरॉय लॉर्ड रिपन ने इसे वापस ले लिए, जिससे भारतीयों में इस भावना का विकास हुआ कि उचित राष्ट्रीय मांगों के सामने बड़े बड़े शासक भी झुक जाते हैं। दूसरा कार्य, आर्म्स एक्ट। लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारत शस्त्र अधिनियम पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को निहत्था करना था। इस अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के हथियार रखना या लेकर चलना या उनका व्यापार करना अपराध है, जो केवल भारतीयों पर लागू था, अंग्रेजों पर नहीं। भारतीयों में अंग्रेजी शासन की इस विभेदपूर्ण नीति के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। अगला कार्य, अफगान युद्ध। लिटन एक साम्राज्यवादी प्रशासक था। उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए अफगानिस्तान का आक्रमण किया, जिससे भारतीयों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। अगला कार्य, भारत का आर्थिक शोषण। ब्रिटिश व्यापारियों की हितों की रक्षा करने के लिए लॉर्ड लिटन ने विदेशी सूती कपड़ों पर लगे आयात कर को हटा लिया। इसका भारतीय उद्योग पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लॉर्ड लिटन के इन सब कार्यों ने भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा कर दी तथा उनमें राष्ट्रवाद की भावना पूरे जोर के साथ विकसित होने लगी। प्रसिद्ध इतिहासकार बुच के शब्दों में लॉर्ड लिटन के दमनात्मक एवं शोषणात्मक कार्यों और नीतियों ने भारतीयों को नींद से जगाने का काम किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों का उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे।